गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2D एंड 3D दोनों हमने आपसे सिखाए थे, जिसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन और उनके मैग्नीट्यूड निकालना और ये सब हमने आपसे बताया था कि जब आप कोई भी पोजीशन वेक्टर लेते हो और उसका रिजोल्यूशन करते हो तो उसके 3 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग और तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग। अगर 2D में लेते हो तो उसके 2 ही कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। तो अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कैन द walk of a man be an example of resolution of vector? या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? तो आपने इसको समझाना है। कैसे समझाएंगे? मैं आपको बताता हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही एग्जाम्पल है ये। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा यस। अब कैसे होगा एक्सप्लेन करना है। आपने क्या कहा भाई जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, उसके बाद एक और डायग्राम, देखिए जैसे कि ये वाला जो पैर है ये स्लेंट है यूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए जब ये पैर उठने वाला है तो यूँ है, तिरछा है। अब ये नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये स्लेंट फुट है, ठीक है। क्लियर है? इसने फोर्स कहाँ पर लगाया? ग्राउंड पर। अब ग्राउंड ने क्या किया? रिएक्शन किया इसके ऊपर और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। मतलब ये क्या है यहाँ पर? ग्राउंड रिएक्शन। समझ आ गया? मतलब आपने क्या कहा कि जो ग्राउंड रिएक्शन है ना वो इधर है, ये है ग्राउंड रिएक्शन। समझ आ गया? तो क्या कहा जाता है कि भाई मान लीजिए ग्राउंड रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है भाई? थीटा। समझ आ गया? तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट बनेंगे भाई इसके? 2। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को एच से लिख देता हूँ, तो जो थीटा के साथ होता है वो कौन सा होता है? आर कोस थीटा। और एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? आर साइन थीटा। अब आप एक बात बताइए, जब आप पैर से ग्राउंड की तरफ पुश करते हो तो ग्राउंड का रिएक्शन ऊपर लगता है, जिससे आप 2 डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते हो और आपका पैर ऊपर भी उठ जाता है। मतलब आपने जो फोर्स लगाया था उससे जो रिएक्शन हुई थी वो रिएक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा में, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा में डिवाइड हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि इससे जो ये है ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन फोर्स है ये। तो समझ आ गया? और ये क्या हो गया? पैर ऊपर उठ गया तो ये अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जो वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। मेरी बात समझ आ गई होगी कि नहीं? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले लेते हैं जिसमें हमने पीछे यूनिट वेक्टर पढ़ा है या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़ा है
या और भी हमने रिजोल्यूशन अभी हम जो पढ़ रहे हैं, तो इनके मैं अभी कंबाइन कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई भी ये कहता है कि आपसे ये कहा जाता है, सिंपल से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और शुरुआत करते हैं। आपसे ये कहता है कि फाइंड वेक्टर ए बी and its magnitude if a point 1, 2, -1 and b point कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट वगैरह के बारे में। तो आपको पता है, जैसे कि आपसे ये कह दिया गया कि भाई ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन 0, 0, 0 पर होता है। ये आपने कहा कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2, -1 है। ये आपने कहा कि बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 2, 2 है। हो गया भाई। अब एक बात बताइए कि आपसे ए बी पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे भाई? यहाँ पर तो ओ ए है, ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1। ये देखिए ओरिजिन के वेक्टर क्या होता है? 0, 0, 0, मतलब 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस -1 इंटू के, तो माइनस के लिख दिया हमने। एक हम ओ बी लिख सकते हैं, तो ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 3 - 0 आई प्लस 2j प्लस 2k। समझ आ गया होगा भाई। देखिए हमने बताया था कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का, तीसरा जेड एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई लगाते हैं, वाई एक्सिस के साथ जे और जेड एक्सिस के साथ के लगाते हैं। समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो गया? 1 इंटू आई, तो आई लिख दिया, 2 इंटू जे, तो जे लिख दिया, और प्लस साइन लगाते चले जाओ। अगर किसी के आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। हमने क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है भाई? ए बी। तो भाई ए से बी की तरफ आप जाओगे तो यूँ जाओगे ना। अब देखिए ध्यान से, ए बी निकालना है आपने क्या कहा? ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दो। तो बेटा देखिए ध्यान से, सेम ऑर्डर में कौन कौन से हैं? ओ ए और ए बी दोनों सेम ऑर्डर में है, और ओ बी किस में? अपोजिट ऑर्डर में है। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा? ओ ए प्लस ए बी। ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि ओ ए बी निकालना है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, ए बी तो इधर ही रहने दिया, ओ ए इधर आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, ओ बी माइनस क्या हो गया? ओ ए। यहाँ तक क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास। हम क्या कहेंगे भाई? ये प्रोसेस में एक बार थोड़ा लेंथी है, पर आगे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट करेंगे। ये तो किससे कह दिया? बाई अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दिया। तो देखिए ओ बी 3i माइनस आई क्या हो गया भाई? 2i। 2j माइनस 2j क्या हो गया? 0j। 2k माइनस ऑफ माइनस के तो क्या हो गया? प्लस 3k। ये क्या आ गया हमारे पास? ए बी आ गया। अब आप एक बात बताइए कि हमने यहाँ से ए बी निकाल दिया। ए बी निकालने के बाद अगर मैं मान लीजिए इसका दूसरा फॉर्मूला डायरेक्ट बताना चाहूँ, ए बी निकालना है, ठीक है, तो ए बी के लिए फॉर्मूला पता है क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये होगा भाई फाइनल पॉइंट, दैट इज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये याद रखना है। अब पोजीशन वेक्टर तो बेटा ये आर है, ये क्या है? ये R1 है, तो ये क्या है? R2, मतलब R2 माइनस R1। तो यही तो लिखा है, पोजीशन वेक्टर ही तो है। ओ बी फाइनल पॉइंट का है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट का है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अब जैसे कि आपने डायरेक्ट निकालना है, ए बी निकालना है, तो भाई बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3, ए का क्या है? 1, 3 - 1 इंटू आई, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? जे, क्योंकि ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, प्लस
पोजीशन वेक्टर ऑफ के करेंगे तो ये क्या है, बी का 2 माइनस ऑफ -1 प्लस हो जाएगा इनटू क्या लिखा जाएगा के। अब देखो ध्यान से, 3 - 1 2 हो गया, 2 - 1 0 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। आ गया कि नहीं सेम। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। ये एक फॉर्मूला है आपके पास, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बार पहले भी पढ़ाया था, तो यही निकालने का तरीका होता है। तो ये तो आ गया आपके पास ए बी वैक्टर। अब आपसे मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है, ए बी वैक्टर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपसे पहले भी पढ़ा रखा है, कोफिशिएंट ऑफ आई होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बोलो बताया था कि नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे क्या है 0 है होल स्क्वायर प्लस के क्या है भाई 3 है होल स्क्वायर, और अंडर रूट करना है, कितना आ गया अंडर रूट 13 यूनिट। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, क्लियर है। अब इसी तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स और आगे करते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। मैं ये कहता हूँ फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। Find a unit vector parallel to the resultant of a vector is equal to I plus 4j minus 2k and b vector is equal to 3i minus 5j plus k। इन a और b के बीच में आप ये a और b का जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले तो रिजल्टेंट ही फाइंड आउट कर लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। भाई दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 4i, फिर कितना आ गया -j, फिर कितना आ गया -k। कर लो ऐड भाई। अब ऐड हो गया, आपने ए आर वेक्टर निकाल दिया। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आर वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जे का कोफिशिएंट -1 है, फिर प्लस का साइन, फिर के का कोफिशिएंट क्या है -1, क्या हो जाएगा भाई 4 4 जा 16 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया अंडर रूट 18 यूनिट्स हो गया। चलो मैग्नीट्यूड निकाल दे। अब आपसे ये पूछा गया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो एक बात बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, और वो क्या होता है भाई वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो होता है कि नहीं, फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का था कि नहीं। तो आपने आर वेक्टर निकाल दिया, क्या आ गया भाई आपके पास 4i - j - k अपॉन इसी के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। इसको क्या कह सकते हैं 1/3√2 4i - j - k हो गया। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे ये पूछा जाए फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए, पर ए वेक्टर कुछ भी दे रखा है। तो आपने जो भी एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए के पैरेलल हो, तो आप ध्यान रख लीजिए लेट एक्स बी ए वेक्टर पैरेलल टू ए। तो क्या कह देंगे x इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ए वेक्टर। ये बात याद रखें। और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी हो। अगर कोई भी वेक्टर है और अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, चलो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। आपने कहा लेट
ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के कह दिया। आपने कह दिया कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपने कह दिया 9i प्लस 3j माइनस 3k। और डज ए एंड बी आर पैरेलल, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? तो अब क्या करोगे, यहाँ देखिए 3 कॉमन आ रहा है, b को कैसे लिख सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस के हो गया। और इसको क्या कह सकते हो भाई, b वेक्टर को 3 इंटू ए वेक्टर कह सकते हो। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई आ गया, मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। इसका मतलब है ए एंड बी आर पैरेलल, ए वेक्टर इज पैरेलल विद बी वेक्टर। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक और न्यूमेरिकल अलग टाइप से दे देते हैं आपकी बार। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ए और बी दो वेक्टर हैं, समझ आ गया? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस 24j। आप सोच रहे हो के नहीं लिखा, तो बेटा ये 2 एक्सिस में ही होगा, तीसरे एक्सिस में होगा ही नहीं। आपसे ये कहा जाए फाइंड ए वेक्टर having the same magnitude as B and parallel to A। मतलब आपने एक ऐसा वेक्टर बताना है जो A के तो पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड B के इक्वल हो। मेरी बात समझ आ गई? तो आपने क्या करना है, मतलब हम क्या करते हैं, अगर ए के पैरेलल है, ए के पैरेलल है तो ए की जो डायरेक्शन होगी वही जो आप दूसरा वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायरेक्शन लेने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम क्या कहेंगे, इफ एक्स बी ए वेक्टर विच इज parallel to A and having magnitude is equal to B। हमने x वेक्टर कह दिया, then x is equal to B magnitude multiply by A is a unit वेक्टर। क्योंकि देखिए वेक्टर क्या होता है भाई, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मेरी बात समझ गए? तो इसने क्या कहा भाई, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और 1 को किसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने यही तो पूछा है कि आप एक ऐसा वेक्टर बताइए जो जिसका मैग्नीट्यूड तो b के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन a की डायरेक्शन हो। तो भाई यूनिट वेक्टर लगा दिया तो यूनिट वेक्टर तो a की डायरेक्शन दे रहा है केवल और केवल, मैग्नीट्यूड पर तो कोई अफेक्ट डाल ही नहीं सकता। और मैग्नीट्यूड b का चाहिए तो b का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, बस यही तो करना है। सबसे पहले b मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है भाई, अब हम a का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। a मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका अंडर रूट तो कितना आ जाएगा 5। अब हमने a यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है हमारे पास 3i प्लस 4j अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 5, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया। तो x वेक्टर कितना लेना है भाई, b का मैग्नीट्यूड कितना था 25 मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i प्लस 4j अपॉन 5। अब देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 3i प्लस 4j। अब आप करके देख सकते हो
एक्स वेक्टर आ गया आपके पास 5 इंटू 3i प्लस 4j। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ए वेक्टर यही था 3i प्लस 4j। अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये उसके पैरेलल होगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि अब हमारे पास जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भाई 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20। 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, मान लो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 15i प्लस 20j। आप इसका मैग्नीट्यूड करके देखो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और इसका अंडर रूट 25 आएगा और ये किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आपसे इस तरह से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। तो इसी तरह से जैसे कि अब हम मान लीजिए रिजोल्यूशन की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो हमने आपसे पहले भी पढ़ाया था, जो कल हमने आपसे कराया था। तो उस तरह से आप देखिए हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करा रहा हूँ। देखिए ए बर्ड मूव्स विद velocity 30 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with eastern line and 30 degree with vertical upward. Represent the velocity vector. In rectangular form. देखिए ध्यान से, मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी यही है। अब जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन करना है। देखिए ध्यान, हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया। अब एक बर्ड है जो 30 मीटर पर सेकंड से, हमने क्या कहा भाई, उसकी जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में फ्लाइट कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, हो गया। अब ये कहता है कि यहाँ पर जब ये बर्ड फ्लाई कर रहा था ना, तो इन्होंने एक डायरेक्शन लिखी है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ईस्टर्न लाइन। ईस्टर्न लाइन का मतलब क्या है, आपने ये समझना है। ईस्टर्न लाइन आपने क्या कह दिया, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस को ईस्टर्न लाइन ले लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ईस्टर्न लाइन की तरफ हमने एक्स एक्सिस बना दी, यही मान लेते हैं। और इससे कितने डिग्री एंगल पर उड़ रहा है, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ईस्टर्न से अलग डायरेक्शन में जा रहा है, समझ आ गया। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, इन्होंने क्या कह रखा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड, और 30 डिग्री ऊपर जा रहा है, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है। मेरी बात समझ आ गई। अगर 30 डिग्री वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो आपने क्या करना है भाई, वेलोसिटी वेक्टर बताना है। वर्टिकल अपवर्ड के लिए ये हमने वाई एक्सिस ले रखा है और इस एंगल को क्या बता रखा हमने 30 डिग्री। मेरी बात समझ आ गई। अब ये कहता है आपने इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या करना है भाई, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास गामा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास गामा नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, हमने क्या कहा था भाई, हमने ये कहा था कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1।
कल हमने बताया था। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री, बीटा कितना है 30 डिग्री, गामा हमें मालूम नहीं है तो गामा निकालना पड़ेगा। तो हम गामा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, कोस 60 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 होल स्क्वायर प्लस कोस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई कोस 60 होता है 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4। ये क्या होता है √3/2, तो ये कितना हो गया 3/4 प्लस कोस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो गया भाई कोस गामा इज इक्वल टू 0 और गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अगर हमारे पास तीनों एंगल आ जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है भाई, क्या कर देंगे हमने वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भाई, vxi प्लस vyj प्लस vz के, बोलो कहा था कि नहीं। और आपको मालूम भी है vx को क्या कहा था आपने v कोस अल्फ़ा, vy को क्या कहा था आपने v कोस बीटा, vz को क्या कहा था आपने v कोस गामा, बोलो कहा था कि नहीं। जब आपने इनको बताया तो v इज इक्वल टू v हमने 30 लिया हुआ है कोस अल्फ़ा i, 30 कोस बीटा j, 30 कोस गामा के। अब देखो v इज इक्वल टू 30 बेटा कोस अल्फ़ा कितना था हमारे पास, अल्फ़ा 60 है तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू आई प्लस 30 कोस बीटा कितना दिया हुआ है 30, कोस 30 कितना होता है भाई √3/2 जे प्लस 30 कोस गामा हमने निकाला था 90 इंटू के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई v वेक्टर इज इक्वल टू 15i प्लस 15√3 जे प्लस ये क्या हो जाएगा भाई 0 के। ये हमारा क्या आ गया, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म आ गई। क्या आ गई भाई, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा अलग टाइप से ले लेता हूँ। मैं एक एरोप्लेन का ले लेता हूँ जिसमें एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो कितने एंगल से करता है और उसके कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, आपने ये सब बताना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एन एरोप्लेन टेक ऑफ एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एन एरोप्लेन टेक ऑफ एन एंगल 30 डिग्री टू द horizontal। ठीक है भाई, if the component of its velocity, if the component of its velocity along the horizontal is 200 km/h, then what is actual velocity and find vertical velocity component। ठीक है भाई, देखो ये पॉइंट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, कोई भी एरोप्लेन है वो टेक ऑफ कर रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है और हॉरिजॉन्टल के साथ बता रखा है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पर टेक ऑफ कर रही है 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री पर टेक ऑफ कर रही है तो आप ध्यान से देखिए, ये कहता है कि इन्होंने इफ़ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग, मान लीजिए आपने ये कहा कि इसकी वेलोसिटी क्या है भाई v है, आपने क्या कहा भाई
यहाँ तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, वी वाई हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब आप क्या क्या कहना चाहते हो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई वी एक्स है, ये तो क्या हो जाएगा वी कोस 30, और ये क्या हो जाएगा भाई वी साइन 30, बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो भाई अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हम क्या कहेंगे भाई, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, पहली बात। दूसरा हमने क्या कह रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इफ़ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, मतलब हमारे पास वी एक्स की वैल्यू दे रखी है 200 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, हमारे पास वी नहीं है, इन्होंने कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट है ना, हमने वो मेजर किया है, और वो कितना है हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान से देखो, अगर वी एक्स को हम वी कोस थीटा लिख रहे हैं, कोस 30 लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया बेटा 200 हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 अपॉन कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब क्या आ गया हमारे पास 400 अपॉन √3 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आपसे पूछा जाता है कि वर्टिकल कंपोनेंट भाई वी वाई और निकालना है, वो क्या होता है वी साइन थीटा 30 डिग्री। अब हमने क्या कहा भाई, वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू हमारे पास है 400 अपॉन √3, और साइन 30 होता है 1/2, मतलब कितना आ गया 200 अपॉन √3 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ आ गई? तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, समझ आ गया? तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए नॉर्मल क्वेश्चंस की, थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।